My most sincere greetings to one and all, and welcome to DS English. Today, we are going to study a poem for the students of class 11 from their main reader book, Hornbill. The title of the poem is Voice of the Rain, and it is composed by Walt Whitman. Walt Whitman was a famous American poet, essayist, and journalist. Now, let's first of all discuss what the poem is about. This poem actually is a conversation between the poet and the rain. तो ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशन है, मीन्स एक बातचीत है, एक संवाद है पोएट के बीच में और रेन के बीच में, यानी कि पोएट भी बात कर रहा है और रेन भी उसका आंसर दे रही है. द वॉइस ऑफ द रेन जो टाइटल है पोएम का इज एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन. ये सब इमेजिनरी डायलॉग है, यानी कि पोएट जस्ट सोच रहा है कि रेन कुछ बोल रही है. वो इमेजिन कर रहा है. द पोएट कैजुअली आस्क्स द रेन हु इट इज. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्वर्सेशन है, तो इसमें पोएट पूछता है रेन से कि वो कौन है. टू हिज सरप्राइज, और हैरान कर देने वाली बात यह है पोएट के लिए कि द रेन आंसर्स द क्वेश्चन एंड टेल्स अबाउट इट्स बर्थ एंड एंड. तो जैसे पोएट रेन से पूछता है कि आप कौन हो, तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि जो रेन है वो भी आंसर देती है और वो कहती है कि मैं कैसे पैदा हुई और कैसे मेरा एंड आया. यानी कि वो अपनी ओरिजिन के बारे में और अपने एंड के बारे में बताने लग जाती है कि मैं कौन हूँ. द पोएट अंडरस्टैंड्स द टेल ऑफ रेन एंड ट्रांसलेट्स इट्स फॉर द रीडर. तो जो पोएट है वो समझ जाता है कि रेन क्या कहना चाहती है, उसकी जो स्टोरी है वो समझ लेता है और फिर वो हमारे लिए मीन सब रीडर्स के लिए उसे ट्रांसलेट कर देता है अपनी लैंग्वेज में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या पोएट पूछता है रेन से एक्चुअली और रेन जो है वो कैसे आंसर देती है. राइट. तो जैसा कि आपने टाइटल देखा, द वॉइस ऑफ द रेन. वॉइस का मतलब आवाज. लेकिन यहाँ पर वॉइस जो है वो हम ये सोच सकते हैं कि किस तरह से रेन के लिए यूज हुआ है ये वर्ड. अगर मान लीजिए हम केवल आवाज की बात करते हैं और वो भी रेन के रेफरेंस में, तो हम इसको बोल सकते थे कि साउंड ऑफ द रेन. लेकिन यहाँ पर पोएट ने वर्ड यूज किया है वॉइस, क्योंकि ये एक तरह से कन्वर्सेशन है, क्योंकि इसमें रेन जो है वो कुछ बता रही है, कुछ रिप्लाई दे रही है, कुछ आंसर कर रही है, कुछ कन्वर्सेशन है जिसके अंदर दोनों पार्ट ले रहे हैं, पोएट भी और रेन भी. तो देख सकते हैं हम कि यहाँ पर पोएट ने रेन को पर्सोनिफाई किया है और इसलिए यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है थ्रू आउट द पोएम एंड इवन इन इट्स टाइटल वो है पर्सोनिफिकेशन का. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पोएम को कि कौन पहले पूछ रहा है. एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, which strange to tell gave me an answer. As here translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain. अब आप देखिए फर्स्ट लाइन को देखिए, and who art thou. अब ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक तो आर्ट और एक दाउ, ये दरअसल आर्केक वर्ड्स हैं. आर्केक ARCHAIC, आर्केक वर्ड्स. आर्केक वर्ड्स जो हैं ये ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते थे, लेकिन आजकल इनका यूज नहीं होता. तो अब इनका यूज क्यों नहीं होता, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो रिप्लेस हो गए हैं इन वर्ड से. देखिए, आर्ट का मतलब है ARE और दाव का मतलब होता है यू. तो क्या बन गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस कि एंड हु आर यू, एक क्वेश्चन पूछा है. किसने, सेड आई. आई यहाँ पर किसके लिए आता है, आई यहाँ पर आता है पोएट के लिए. तो पोएट पूछता है किससे, रेन से. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. सॉफ्ट फॉलिंग शावर का मतलब यहाँ पर किससे है, यस, रेन से. तो जो पोएट है वो रेन से पूछता है कि एंड हु आर यू. राइट. अब आप देखिए कई बार क्या होता है कि इस पोएम में से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन आपकी टेस्ट की जाती है और उसमें एक जैसे स्टेंसा दिया होता है आपको और फिर उसमें से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. तो जैसे ये फर्स्ट स्टेंसा है हमारी पोएम का, सपोज कीजिए आपसे यही अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसमें से ये आ सकता है कि जो आई है यहाँ पर ये किसके लिए आया है. तो आई यहाँ पर किसके लिए आया है, यस, यहाँ पर आई आया है पोएट के लिए. और पोएट पूछ रहा है रेन से कि तुम कौन हो. अंडरस्टूड. चलिए आगे. विच स्ट्रेंज टू टेल. अब ये बहुत ही स्ट्रेंज सी बात थी, बहुत ही अलग सी बात थी, अजीब सी बात थी, सरप्राइजिंग बात थी. बिलीव नहीं हो रहा था इस बात पे
गिव मी एन आंसर। मिल गया आंसर मुझे, ओके, दे दिया आंसर मुझे। बड़ा स्ट्रेंज बात थी, बड़ी अलग सी बात थी, लेकिन फिर भी मुझे आंसर मिल गया, ओके। ऐसे ही ट्रांसलेटेड कहता कि मुझे आंसर मिल गया डायरेक्टली रेन से, और वो आंसर जो है अब पोएट हमारे लिए मींस रीडर्स के लिए ट्रांसलेट करके बता रहे हैं हमारी अपनी लैंग्वेज में कि रेन ने क्या कहा एक्चुअली पोएट से, वो आप हमें बताते हैं कि हु आर यू का आंसर रेन ने क्या दिया। तो रेन ने हु आर यू का आंसर दिया कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस ऑफ द रेन ने क्या कहा, रेन ने क्या आंसर दिया कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब देखिए फिर से यहाँ पर आई जो है वो किसके लिए आया है, पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पर आई आया है रेन के लिए, राइट। तो आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो रेन ने कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूं, ओके। अब इस जो सेंटेंस को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसे हमने आगे एक्सप्लेन करना है। आगे पोएम में फर्दर इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे है रेन अर्थ की पोएम, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। आप केवल इतना ही याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो रेन है उसने क्या आंसर दिया, या व्हाट डिड द वॉइस ऑफ द रेन ओके से, ओके। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि इट सेड कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, लाइक दिस। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जैसे पोएट ने पूछा कि हु आर यू, और रेन ने कहा आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेंजा। Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe. अब further explain करती है रेन कि वो कैसे ओरिजिनेट होती है, कैसे बनती है, राइट। तो रेन सेज कि एटर्नल आई राइज, अभी रेन कंटिन्यू कर रही है बोलना, ओके। तो यहाँ पर भी आई जो है इट स्टैंड्स फॉर द रेन। एटर्नल आई राइज, एटर्नल का मतलब, ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दिए हैं। एटर्नल का मतलब होता है फॉरएवर या नेवर एंडिंग। फिर इम्पाल्पेबल का मतलब अनेबल टू बी टच्ड। वेंस मीन्स वेयर, वेगली मीन्स नॉट क्लियरली, डिसेंड मीन्स कम डाउन, लेव मीन्स वॉश और बेथ, एटमीज मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स। तो आप देखिए एटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग, मीन्स फॉरएवर, हमेशा हमेशा। आई राइज, मैं पैदा होती हूँ। इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी टच्ड, ओके, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, ओके। आफ्टर द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, तो यहाँ पर रेन कहती है कि मैं पैदा होती हूँ, ओके, मैं ओरिजिनेट होती हूँ लैंड से और बॉटमलेस सी से। बॉटमलेस का मतलब क्या हुआ, जिसका बॉटम ही नहीं है, यानी कि जिसकी तली ही नहीं है। सी, ऐसा समुद्र, यानी कि काफी डीप, खूब गहरा समुद्र, वहां से। और लैंड से मैं राइज होती हूँ, राइट। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, हेवन का मतलब यहाँ पर पोएट बताता है स्काई के लिए, ओके। तो हेवन यहाँ पर स्काई के लिए आया है। वेंस का मतलब है यहाँ पर वेयर, ओके, जहां पर क्या होता है कि मैं जैसे लैंड से और बॉटमलेस सी से ओरिजिनेट होती हूँ, ऊपर की ओर उठती हूँ, और ऊपर की ओर किस ओर, स्काई की ओर उठती हूँ, जहां वेगली फॉर्म्ड, वेगली फॉर्म्ड का मतलब, वेगली का मतलब नॉट क्लियरली, कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं होती और वो बन जाती हैं। ऑल टुगेदर चेंज्ड, बिल्कुल चेंज होती हैं। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी सेम होती हैं, राइट। तो क्या है वो चीजें, किस चीज की और यहाँ पर मेंशन किया है पोएट ने? यस, यहाँ पर मेंशन किया है कि जब इवेपोरेशन हो जाता है लैंड से और बॉटमलेस सी से, पानी का, वाटर का, और फिर इवेपोरेशन होने के बाद ऊपर जाके वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? यस, वो जो पानी है, वो जो वाटर वेपर्स हैं, वो बदल जाते हैं क्लाउड्स में, बादलों में। वेगली फॉर्म का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे जो बादल होते हैं उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, बड़े वेग सी फॉर्म्स होती हैं बादलों की, ओके। कोई बादल किसी शेप का, कोई बादल किसी शेप का, तो वेगली फॉर्म। ऑल टुगेदर चेंज, कहते हैं कि मैं बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ, मीन्स होते तो बेसिकली वाटर वेपर्स ही हैं, लेकिन उनकी जो शेप है वो एकदम से चेंज हो जाती है। दे कन्वर्ट टू क्लाउड्स, दे कन्वर्ट टू, वो बादल बन जाते हैं, ओके। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी अगर हम सोचें उनके बारे में कि एक्चुअली होता क्या है क्लाउड्स में, यस, वाटर वेपर्स ही होते हैं। तो वैसे तो वाटर वेपर्स ही हैं, दे आर द सेम,
लेकिन ऑल टुगेदर चेंज क्योंकि उनकी फॉर्म चेंज हो गई है, क्योंकि पहले तो उनकी फॉर्म क्या थी कि जब इवेपोरेशन हुआ तो किसी को दिख भी नहीं रहा था, दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन नॉट बी सीन, ओके, कोई इसको टच नहीं कर सकता वाटर वेपर्स को, राइट। वो वाटर वेपर्स कब वो अपने आप ही ऊपर चले जाते हैं, ओके, इवेपोरेशन से हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वो बादलों की फॉर्म ले लेते हैं तो हम उन्हें देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम उसमें ये देखें कंटेंट क्या है, तो कंटेंट तो उनका फिर से वाटर वेपर्स ही है, ओके। Now I descend to leave the drops, atomies, dust layers of the globe. I descend. Descend का मतलब रेन कहती है कि पहले तो मैं राइज हो जाती हूँ, ऊपर चली जाती हूँ लैंड से और बॉटमलेस सी से, ओके, हेवन की ओर, स्काई की ओर, जहाँ पे उसके बाद फिर वहां पर बादल बन जाते हैं और फिर उसके बाद मैं नीचे आती हूँ। किस लिए? लेव द ड्रॉट्स। लेव का मतलब वॉश और बेद, यानी कि खत्म कर देने के लिए, धो डालने के लिए, किसको? ड्रॉट्स को। ड्रॉट्स का मतलब आप समझते हो, ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा, जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ती, ऐसा स्थान जहाँ पर बिल्कुल ड्राइनेस है, ओके, बिकॉज ऑफ नो रेन। तो वहाँ पे वो जैसे ड्रॉट्स को वॉश कर देती है, नहला देती है सब कुछ। एटमीज का मतलब भी क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स, ओके। तो छोटे छोटे जो धूल के कण हैं, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको सबको वॉश कर देती है डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। और ग्लोब का मतलब यहाँ पर अर्थ से है कि पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर जो भी धूल की परतें जमी हुई हैं, ओके, उन सबको वो वॉश कर देती है, नहला देती है, एकदम क्लीन कर देती है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको रेफरेंस दिया कि वाटर के इवेपोरेट होने का, फिर बादलों के बनने का और फिर रेनफॉल के होने का। तो यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है पोएट का, एंड दैट इज वाटर साइकिल। जी हाँ, दैट वाटर साइकिल विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल इन योर साइंस बुक्स। साइंस में आपने वाटर साइकिल के बारे में खूब डिटेल में पढ़ा है। आपको पता है कि वाटर साइकिल जो है वो नेचर का ऐसा फिनोमेना है जो कंटिन्यूअसली, लगातार, फॉरएवर चलता रहता है, राइट। सबसे पहले इवेपोरेशन होता है लैंड से और सी से, और फिर उसके बाद ऊपर कंडेंसेशन, बादल बनते हैं, राइट। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी कि फिर से रेनफॉल होता है, और फिर से वो जो पानी है वो फिर से इवेपोरेट होता है, फिर से कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इस तरह से ये जो बादल, ये जो सर्कल है, ये एक चलता रहता है, ये एक वाटर साइकिल जो है ये चलता रहता है, और इस तरह से हमारी जो रेन है वो लगातार होती रहती है, ओके। तो वाटर साइकिल के बारे में इस पोएम में अच्छे से आप समझेंगे, क्योंकि वाटर साइकिल ही है जिसे इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स में पोएट ने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस को ओके क्लियर किया है। अपवर्ड टू हेवन व्हेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज आप देखिए, अपवर्ड टू हेवन, ओके, हेवन का मतलब स्काई से लिया है, राइट, कि जब ऊपर चले जाते हैं वो वाटर वेपर्स तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? यस, क्लाउड्स के बनने का रेफरेंस दिया है, कंडेंसेशन का रेफरेंस दिया है, और लास्ट लाइन में इन्होंने प्रेसिपिटेशन मेंशन किया है कि डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स, एटमीज मींस रेनफॉल कैसे होता है। तो इस तरह से एक वाटर साइकिल है जो कि चलता रहता है, और इस तरह से रेन जो है वो ओरिजिनेट होती है। Now come to the next stanza. And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. And all that in them without me were seeds only. तो जो रेन है वो जैसे नीचे आती है, ओके, आई डिसेंड, यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे तो आई डिसेंड, नीचे आती है रेन, और उसके बाद जो है जो भी ड्रॉट्स हैं, एटमीज हैं, डस्ट लेयर्स हैं ग्लोब की, उन सबको वॉश अवे कर देती है। और साथ के साथ क्या करती है? एंड से जुड़ता है ऊपर वाला सेंटेंस, ओके। तो जब रेन नीचे आती है, सारी डस्ट लेयर्स को, पार्टिकल्स को वॉश अवे करके, ड्रॉट्स वाले एरिया में पानी लाकर वॉश करके, बेद करा के उनको सबको क्या करती है? ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। तो क्या करती है कि देखिए, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो अर्थ के अंदर होते हैं, राइट। आप इस पिक्चर में देखिए, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो अर्थ के अंदर होते हैं। अगर मान लीजिए बारिश नहीं आती या उनको पानी नहीं मिलता तो वो सीड्स अंदर ही रह जाएंगे, दे विल नॉट जर्मिनेट, राइट। वो अंकुरित नहीं होंगे, वो एक छोटे पौधे के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट। तो जब रेन आती है तो एक और काम करती है, एक तो वही हो गया जो हमने पिछले सेंजा में पढ़ा था, राइट, कि ड्रॉट्स को दूर करती है,
एटमीज को, डस्ट लेयर्स को, पार्टिकल्स को दूर करती है, वॉश अवे करती है। और दूसरा काम रेन क्या करती है कि जो भी सीड्स अर्थ के अंदर हैं, दबे हुए हैं कहीं ना कहीं ग्राउंड के अंदर, उनको वो जर्मिनेट होने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर जो है रेन नहीं आएगी तो वो जो सीड्स हैं वो लेटेंट रह जाएंगे। लेटेंट का मतलब है हिडन, बरीड, ओके, कि अंदर दबे हुए रह जाएंगे, हमें दिखाई भी नहीं देंगे कहाँ पर है वो। और अगर रेन आ जाएगी तो फिर वो हमें दिखेंगे, एक छोटे से पौधे के रूप में वो उग जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। तो आगे देखिए, एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और फॉरएवर मीन्स हमेशा, लगातार, बाय डे एंड नाइट, दिन रात लगातार, ओके। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, कि मैं अपने ओरिजिन को फिर से लाइफ देती हूँ, राइट। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो रेन है वो अपने ओरिजिन को लाइफ देती है, ओके। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, इसका मतलब है वाटर साइकिल से। इसका मतलब है कैसे कि जो रेन है वो अपने ओरिजिन को, क्या है रेन का ओरिजिन, आप बताइए कहाँ से हमने स्टार्ट किया था वाटर साइकिल? जी हाँ, हमने किया था लैंड से और बॉटमलेस सी से, राइट। कि यहीं से इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहाँ पे पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, और फिर उसके बाद जब बारिश आती है तो फिर से वही पानी कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से, और यही पानी फिर से उसको इवेपोरेशन से क्या बना देगा, यस, फिर से वो अपनी रेनफॉल में कन्वर्ट उसको कर देगा। तो रेन जैसे आती है, वही जो पानी है कलेक्ट होकर फिर से इवेपोरेट होकर कंडेंसेशन यानी कि क्लाउड्स के बाद फिर से नीचे प्रेसिपिटेशन के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू फिर से कलेक्ट हो जाता है। एंड इन दिस वे रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन। और ये जो साइकिल है, ये जो प्रोसेस है, ये नेचर के अंदर लगातार चलता रहता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, इसका क्या मतलब है समझिए बहुत ही ध्यान से। जब भी रेन आती है तो जो भी हमारे चारों का एनवायरनमेंट है, ओके, ये जो प्रोसेस है आपको पता है कि नेचर में चलती रहती है, दिन रात लगातार चलती रहती है। इवेपोरेशन कब हो रहा है, अब भी हम यहाँ पर बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम को, लेकिन इस समय भी आप इमेजिन कर सकते हो कि कहीं ना कहीं इस अर्थ पे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन चल रहा है, राइट। और इस तरह से जो रेन है वो अपने ओरिजिन को फिर से जन्म दे रही है, राइट। अब इससे क्या होता है एक प्रोसेस इस नेचर में कि प्योर और ब्यूटीफाई हो जाता है सब कुछ। प्योर का मतलब एकदम शुद्ध, कैसे कि जितनी भी डस्ट लेयर्स हैं, ओके, वो सब खत्म हो गई। जो भी हमारे एनवायरमेंट, हमारे इसमें नेचर में एनवायरमेंट में जो भी कोई मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स थे या पॉल्यूटेंट्स थे, कोई पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स थे, वो सब जब आप देखते हो कि बारिश आती है तो एकदम साफ सुथरा, एकदम धुल जाती है अर्थ। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो अर्थ है वो नहा धो के एकदम साफ सुथरी, शुद्ध एकदम हो गई है। ब्यूटीफाई का क्या मतलब है? ब्यूटीफाई का मतलब यही है कि जो अर्थ है उसके ऊपर सुंदर सुंदर फूल, ओके, ये सब पौधे जो हैं वो उगने लग जाते हैं, और इस तरह से जो अर्थ है हमारी वो बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन्स। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वेंडरिंग रैक्ड और अनरैक्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब ये देखिए सबसे पहले तो कि ये जो लास्ट की जो लाइन है ये पोएट ने पैरेंथेसिस में दी है, ब्रैकेट्स में दी है, ओके। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये जो लास्ट की जो लाइन है इसको पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में क्यों मेंशन किया है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने एक लाइन आपसे कही थी, एक सेंटेंस आपसे कहा था कि जस्ट आप इसको बस पढ़ लीजिए, अब इसको बाद में लेटर ऑन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब उसकी बारी आ गई है, क्योंकि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ओके, ये मैंने आपको बताया था कि सेट द वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस ऑफ द रेन ने कहा था कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, जब पोएट ने उससे पूछा था कि भी हु आर यू, तो वो जो पोएम है, वो जो रेन है वो अर्थ की पोएम कैसे है, अब वो हमें पता चलेगा इस लाइन से। देखिए, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वेंडरिंग रैक्ड और अनरैक्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। पोएट बताना चाहता है कि भी पोएम जो है यानी कि सॉन्ग, ओके, यहाँ पे पोएम को सॉन्ग को हम रिप्लेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि जो सॉन्ग है वो क्या करता है, देखिए, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो जहां से निकलता है, मीन्स जो उसको लिखता है या जो उसको गाता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, वेंडरिंग, यानी कि वो एक बारी जैसे मान लीजिए शुरू हुआ, एक थॉट आया पोएट के माइंड में पोएम लिखने का, या किसी भी लिरिसिस्ट के माइंड में कोई भी सॉन्ग कंपोज करने का, ओके। फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो गया, लिख दिया जी या गा दिया जी, राइट। फिर वो जिसने सुना, जहां जहां तक उसकी आवाज गई, एक से दूसरे तक, ओके, घूमा वो सॉन्ग इधर से उधर,
एक ऑडियंस से दूसरी ऑडियंस में, एक सिंगर से ऑडियंस में, फिर ऑडियंस से और ज़्यादा ऑडियंसेस में, राइट. रैग्ड और अनरैग्ड. रैग्ड और अनरैग्ड का क्या मतलब है? रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब है whether cared for or not cared for. It doesn't affect the rain nor the poet if someone listen to the rain or not. कि चाहे कोई सुने या ना सुने, चाहे कोई ध्यान दे या ना दे. हम यहाँ पर इस समय सॉन्ग की बात कर रहे हैं. तो एक बार सॉन्ग पोएट के माइंड में आया, उसे वो सॉन्ग गाया या लिखा, वो औरों तक पहुंचा, उसकी आवाज पहुंची, राइट. चाहे किसी ने उसकी और कोई अटेंशन दी या नहीं दी, चाहे किसी ने उसके लिए कोई केयर की या नहीं की, चाहे किसी ने उसे सुना या नहीं सुना, लेकिन वो सॉन्ग क्या करेगा? ड्यूली विद लव रिटर्न्स. वो सॉन्ग जो है, वो जो पोएम है, वो वापस लौटेगी लव के साथ, प्यार के साथ. ओके, कैसे? आप समझिए इस चीज को कि ये जो सिंगर है ये गा रहा है, राइट. तो ये सॉन्ग जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो गया. अब इसकी जो आवाज है वो आगे बहुत सारी ऑडियंसेस तक जाएगी, चाहे कोई इसे सुने या ना सुने, लेकिन जो सिंगर है उसे बहुत ही खुशी मिलती है. ओके, क्योंकि वो अपने मन से गा रहा है. तो वो जो खुशी वो उसको मिलती है, ओके, वही चीज फिर क्या करती है, फिर वो नेक्स्ट सॉन्ग उसका जो है वो उसको कंपोज करने में मदद करती है. और इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये चलती जाती है. ठीक इसी तरह से जो पोएट है वो रेन के बारे में यही बता रहा है कि जो रेन है वो किस तरह से पहले ओरिजिनेट होती है और फिर उसके बाद पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी नेचर को एकदम क्लीन कर देती है, उसे प्योर कर देती है, ब्यूटीफाई कर देती है, और फिर लौट कर अपनी जगह पर, मीन्स जहाँ से वो पैदा हुई थी, कहाँ से, यस, लैंड से, सी से, वहां पर फिर से वापस आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल वंस अगेन. तो ये है बेसिक थीम इस पोएम के पीछे. आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि देखिए कि वॉइस ऑफ द रेन क्या है. वॉइस ऑफ द रेन है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. ओके, किस तरह से अब पोएट जस्टिफाई करता है कि जो रेन है वो पोएम है अर्थ की, कि जब पोएट ये कहता है हमें कि जो सॉन्ग है जिस तरह से वो जब निकलता है, कोई उसको सुने चाहे ना सुने, वापस जब लौटता है तो वो प्यार के साथ लौटता है, राइट, कि उसके मन को खुशी होती है, सिंगर के मन को, गाने वाले के मन को या लिखने वाले के मन को. ठीक इसी तरह से रेन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, राइट, चाहे कोई उसकी ओर ध्यान दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है. इस समय भी मैंने आपको बताया था जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब प्रोसेसेस दे आर गोइंग ऑन and this will go on forever and ever. और इससे होगा क्या? Yes, हमारी अर्थ ब्यूटीफाई होगी, प्योरीफाई होगी. Okay, so this was all about the explanation of this poem. Now let's see the literary devices used in this poem. First of all, we have personification. Personification, the poet used a non-living thing as a living thing in the poem. Okay, I am the poem of earth. यहाँ पे जो rain है, ठीक है, उसे पोएट ने एक लिविंग बीइंग के रूप में यूज किया है, क्योंकि उसके लिए बोला है कि उसकी जो वॉइस है वो है, और वॉइस क्या कह रही है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. फिर मेटाफर. मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, रेन अलग है, पोएम अलग है, लेकिन फिर भी रेन क्या कह रही है कि मैं तो जी क्या हूँ, पोएम हूँ. तो यहाँ पे रेन जो है इट इज कंपेयर टू पोएम, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है मेटाफर. फिर है हाइपरबली. हाइपरबली क्या होता है? अतिशयोक्ति. ओके, जब हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, लाइक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स, लाइक बॉटमलेस सी. अब वी नो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉटम हो ही ना सी का, राइट, कहीं ना कहीं तो बॉटम होगा, चाहे बहुत डीप होगा, राइट. तो यहाँ पे बॉटमलेस सी जो है यहाँ पर हाइपरबली यूज की है कि इसका कोई तली ही नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है. इमेजरी. इमेजरी का क्या मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज पढ़ें तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाए, उसकी एक पिक्चर बन जाए, दैट इज विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग. तो सॉफ्ट फॉलिंग शावर, अब हम सोच सकते हैं हमारे माइंड में किस तरह से सॉफ्ट फॉलिंग शावर यानी कि हल्की हल्की सी रेन जो है वो हो रही होगी. अब यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आंसर्स. ओके, वन बाय वन आप वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिलहाल आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं लेटर ऑन लिखने के लिए. और अगर आपके पास इस समय पेपर और पेन है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए. ओके, सभी आंसर्स को मैंने यहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड किया है आपके लिए, और ये सब क्वेश्चंस हैं. एंड लास्ट में आप सब स्टूडेंट्स के लिए एकदम इजी करने के लिए मैंने इस पोएम की समरी प्रोवाइड की है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे मुझे कि मैम एक समरी अगर हो जाए छोटी सी पोएम की तो हमें लर्न करने में और पोएम को अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी रहेगा. तो बेटा देखिए, ये आपकी समरी है पोएम की, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. द पोएम इज एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन. इट आस्क्स हु इट इज.
Surprisingly, rain answers and tells how it originates. It rises unseen from land and sea. It forms clouds in the sky. Then it returns to earth in the form of rains. It gives back life to the earth and makes it beautiful. And this cycle goes on forever. So it was all about the voice of the rain. हमने इस पोएम में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की पोएम की, सभी डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को समझा डिटेल में. फिर मैंने आपको इसके लिटरेरी डिवाइसेस एक्सप्लेन किए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको सभी प्रोवाइड किए, और एंड में मैंने आपको प्रोवाइड की है पोएम की समरी. आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.